आज हम बात करेंगे 500 साल पुरानी और सबसे खास और पॉपुलर पेंटिंग मोनालिसा के बारे में। सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि हर किसी को इसकी खबर है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे नंबर 1 पेंटिंग मानी जाती है। इसे देखने के लिए फ्रांस में हर साल 1 करोड़ लोग आते हैं, जिसमें से 80% लोग सिर्फ लुव्र म्यूजियम में मोनालिसा को देखने आते हैं। आज के दिन ये पेंटिंग की वैल्यू $1 मिलियन के करीब है। आखिर ये पेंटिंग इतनी खास क्यों है? क्योंकि यह पेंटिंग रहस्यमय है। और ये कहानी जानने के लिए हमारे वीडियो पर बने रहिए। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मोनालिसा में सबसे अहम बात इसकी मुस्कान में है। मोनालिसा अपनी मुस्कान के लिए जानी जाती है। हर कोई इसकी मुस्कान को लेकर पागल है। मोनालिसा पेंटिंग को 1503 में एक इटली के महान आर्टिस्ट लियोनार्दो दा विंची ने इसे बनाया था, जिन्हें दुनिया के सबसे महान लोगों में से एक माना गया है, जो कि खुद एक पेंटर के साथ इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, थियोरिस्ट सब थे। अगर हम चाहे तो इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि उनको हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज हुआ करती थी। फिर चाहे वो पेंटिंग हो, कार्टोग्राफी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, एनाटॉमी हो, जियोलॉजी हो, ऑप्टिक्स हो या फिर पैलियोंटोलॉजी हो। सबसे पहले इस पेंटिंग का खुलासा जॉर्जियो वसारी ने किया था, जो कि खुद एक इटालियन आर्टिस्ट थे, जिन्होंने लियोनार्दो दा विंची की आत्मकथा लिखी थी। इस पेंटिंग में बनाई गई औरत आखिर कौन है? इसके पीछे कई सारी थियरीज बताई गई है। ऐसा कहा जाता है दा विंची ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए रात में कब्रिस्तान जाकर कब्र को खोद के डेड बॉडीज को निकाल लाते थे। और फिर ह्यूमन एनाटॉमी पर स्टडी करते थे। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने करीब 30 डेड बॉडीज को निकाल भी लिया था। मोनालिसा के बारे में सबसे पुरानी जानकारी हमें दा विंची के ही स्टूडेंट सलाई के निजी पत्रों से मिलती है। सलाई ने अपने पत्रों में लिखा है कि 1524 में उनके पास लाजियो कॉन्डो नाम की एक पेंटिंग थी, जो कि दा विंची ने मरते वक्त उनको सौंपी थी। सलाई के पत्रों में मोनालिसा नाम का कोई जिक्र नहीं मिलता है। अब सवाल यह है कि सलाई अपने पत्रों में जिस पेंटिंग की बात कर रहे हैं वो मोनालिसा ही थी। वसारी ने दा विंची की आत्मकथा उनके मरने के 31 साल बाद लिखी थी। 2005 में जर्मनी की हेल्डरबर्ग यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर ने 500 साल पुरानी किताब के अंदर एक छोटा सा हैंड रिटन नोट ढूंढ निकाला। और ये नोट 1503 में लियोनार्दो दा विंची के ही समय के एक व्यक्ति अगस्तीनो वेस्पूसी ने लिखा था। दरअसल इस किताब के पेज के एक साइड पे वेस्पूसी ने नोट लिखा था। उस पेज पर एक बहुत पुराने ग्रीक पेंटर एपिलेस का जिक्र आता है और वेस्पूसी विंची को एपिलेस से कंपेयर करते हैं। इस नोट पे उन्होंने लिखा है कि 1503 में लियोनार्दो दा विंची लिसा जियोकॉन्डो नामक औरत की पेंटिंग बना रहे थे। तो यहाँ पे हमें कंफर्म हो जाता है कि इस पेंटिंग में बनाई गई औरत लिसा घेरार्दिनी की है, जिनकी शादी फ्लोरेंस शहर में रहने वाले रेशम के व्यापारी के साथ हुई थी, जिनका नाम है फ्रांसिस्को जियोकॉन्डो।
जिन्होंने इस पेंटिंग को अपनी पत्नी के लिए कमीशन करवाया था। इस पेंटिंग को दो नामों से जाना जाता है, एक मोनालिसा और दूसरी मडोनालिसा। इटालियन भाषा में मडोना को मैडम या फिर माय लेडी बोला जाता है, यानी कि मैडम लीसा की पेंटिंग। यहाँ मडोना का शॉर्ट फॉर्म बन गया मोना, यहाँ से एक एन को ड्रॉप कर दिया और बन गया मोनालिसा। अपनी शादी के बाद लीसा बन गई लीसा जियोकोंडो। इटालियन भाषा में जियोकोंडो शब्द का मतलब लाइट हार्टेड या चीयरफुल होता है। जियोकोंडो को जब हम फ्रेंच में लिखे तो जोकोंडे होता है। यह पेंटिंग आज पेरिस के लुव्र म्यूजियम में है। वहां पे इस पेंटिंग के पास फ्रेंच में डेला जोकोंडे लिखा है। मोनालिसा को पेपर या कैनवास के ऊपर नहीं बल्कि एक खास प्रकार की पॉपुलर लकड़ी पे ऑयल पेंट किया गया है। उस जमाने में इटालियन आर्टिस्ट की फेवरेट लकड़ी हुआ करती थी। इस पेंटिंग के अंदर 30 से भी ज्यादा लेयर्स किए हैं। एक इंसान के बालों से भी पतले ब्रश का इस्तेमाल किया है। इतना सफाई से काम किया है कि ब्रश के निशान ढूंढ पाना लगभग मुश्किल है। ये पेंटिंग इटली के जमाने की पहली पेंटिंग थी जो इंसान पर इतना क्लोजली फोकस कर रही थी। जैसे कि आज के मोबाइल फोन में हम पोर्ट्रेट मोड पे फोटोज क्लिक करते हैं, वैसी ही ये पेंटिंग दिखती है। उस टाइम पे ऐसी पेंटिंग कोई नहीं बनाता था। मोनालिसा के पहले जो पोर्ट्रेट बनते थे वो सिंपल प्रोफाइल होते थे और काफी अवास्तविक दिखते थे। अब आप मोनालिसा के पोज को देखोगे तो ये फ्रंट फेसिंग है और कितना वास्तविक लगता है, मानो अब ये पेंटिंग आपसे बात करने लगेगी। दाविंची के बाद बहुत सारे पेंटर्स ने उनके स्टाइल को कॉपी किया। दाविंची इस पेंटिंग पर 15 साल तक काम करते रहे और उसको बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते रहे। 1503 और 1506 के बीच इसे चित्रित किया था और 1517 तक इस पे काम करना जारी था, लेकिन फिर भी इसे अधूरी मानते हैं। इस रहस्यमय औरत को खुले में बिठाकर चित्रित किया गया है, जिसके पीछे विशाल परिदृश्य, बर्फीले पहाड़, घुमावदार रास्ते और दूर एक पुल सिमट गया है। दाविंची ने क्षितिज रेखा को गर्दन पर रखने का विकल्प नहीं चुना है। अगर हम बारीकी से देखें तो इस पेंटिंग में ब्राउन एंड येलो कलर्स दिखते हैं। काफी डल सी पेंटिंग है। इस पेंटिंग पर वार्निश की लेयर लगाई गई है ताकि मॉइस्चर इस पेंटिंग पर बुरा असर न डाले। क्योंकि इस पेंटिंग को एक लकड़ी के ऊपर बनाया है तो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर से इसे बचाना जरूरी है। जब ये पेंटिंग बनी थी तब ये ज्यादा ब्राइट हुआ करती थी। समय के चलते इसमें ब्लीचिंग देखने को मिली। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मोनालिसा की आईब्रोज एंड आईलैशेस भी नहीं है, पर जब पेंटिंग बनी थी तब दाविंची ने इसे बनाया था, पर समय के चलते इसे ज्यादा साफ करने की वजह से ये गायब हो गई। ध्यान से देखेंगे मोनालिसा की मुस्कान को। जितना आप इस मुस्कान की तरफ देखोगे उतना ही ये चेहरा ज्यादा सीरियस दिखने लगेगा, लेकिन जब आप मोनालिसा की आंखों में देखोगे तो अचानक से आप देखेंगे कि मोनालिसा कितना ज्यादा मुस्कुरा रही है। अगर आप पेंटिंग के किसी और भी हिस्से में देखोगे, चाहे वो बैकग्राउंड हो या मोनालिसा का फोरहेड हो या आंखें हो, आपको इफेक्ट दिखाई देगा कि लिसा का चेहरा ज्यादा मुस्कुराने लग जाता है जब आप मुस्कान की तरफ फोकस नहीं करते हैं। इसी मुस्कान को बनाने के लिए दाविंची ने सबसे ज्यादा समय लगाया था। उन्होंने कई रातें फ्लोरेंस के हॉस्पिटल में बिताई थी, जहां वो डेड बॉडीज की खाल उतारा करते थे, क्योंकि वो स्टडी करना चाहते थे कि जो चेहरे के अंदर जो मसल्स और नर्व्स होता है वो कैसे उसमें स्माइल आती है। यह उन्होंने अपनी किताब में लिखा था। दाविंची ने एक रियल टेक्निक से ये काम पॉसिबल किया, जिसे फ्यूमाटो कहते हैं। इस टेक्निक में कलर्स को एक दूसरे में इस तरीके से ब्लेंड कर दिया जाता है कि ब्रश के निशान और आउटलाइंस को देख पाना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि इस पेंटिंग में ये औरत इतनी जीवित और रहस्य नजर आ रही है। दाविंची ने एक और प्रिंसिपल का भी इस्तेमाल किया था। उन्होंने इमेज को ज्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए बैकग्राउंड से डिटेल गायब कर दी और बैकग्राउंड काफी विविड नजर आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी आंखें रियल लाइफ में लैंडस्केप देखती है।
अगर आप दाविंची की मोनालिसा से पहले की पेंटिंग देखोगे तो उनमें आपको जितनी डिटेल फोरग्राउंड पर दिखेगी उतनी ही बैकग्राउंड पर दिखेगी। दूसरी पेंटिंग सुंदर तो है पर बच्चों की किताबों जैसी इलस्ट्रेशन की तरह दिखेगी। दाविंची ने ऑप्टिक्स पर भी रिसर्च कर डाला। उन्होंने समझा कि जो लाइट रेज होती है वो ह्यूमन आईज में एक सिंगल पॉइंट पर आकर मिलती नहीं है पर पूरे रेटिना पर लगती है। रेटिना का जो बीच का हिस्सा होता है जिसे फोविया कहा जाता है वो हमें बारीक से बारीक डिटेल्स देखने में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ रेटिना का जो दूसरा हिस्सा वो शेडोज और ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को ज्यादा पिकअप करता है। इस नॉलेज का इस्तेमाल करके उन्होंने शेडोज पर इस तरीके से ध्यान दिया कि जब आप पेरिफेरल विजन से भी मोनालिसा को देखें और मोनालिसा आपके सामने हो तभी इसकी मुस्कान का असर आप पर आ जाता है। जब आप मुस्कान को करीब से देखोगे तो आपको दिखेगा उसकी सेंटर लाइन एक फ्लैट लाइन है। यही कारण है जब आप मुस्कान की तरफ देखते हो ऐसा लगता है कि वो एक्चुअली में मुस्कुरा ही नहीं रही। लेकिन दूसरी तरफ सुमाटो टेक्निक के जरिए जो शेडोज बनाई गई उनके जरिए ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि जब आप कहीं भी और देखते हो तो आपके पेरिफेरल विजन में वो मुस्कान आ जाती है और आपको लगता है लिसा मुस्कुरा रही है। बहुत से लोग मानते हैं दाविंची के मरने के बाद उनकी पेंटिंग मोनालिसा को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा काट दिया था, क्योंकि मोनालिसा की जो शुरुआती रेप्लिका है जो दाविंची के समय के दूसरे पेंटर्स ने बनाई थी उनमें दोनों तरफ पिलर्स दिखाई देते हैं, जबकि ओरिजिनल पेंटिंग में पिलर्स की सिर्फ एज ही नजर आती है। तो हो सकता है कि पेंटिंग को किसी ने दोनों साइड से ट्रिम कर दिया हो, लेकिन कुछ आर्ट हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ओरिजिनल मोनालिसा को किसी ने ट्रिम नहीं किया, बल्कि जिन्होंने मोनालिसा की रेप्लिका बनाई थी उन्होंने अपनी तरफ से पेंटिंग में पिलर्स ऐड कर दिए। अगर ये मास्टरपीस इटली का है, दा विंची इटली के है, तो ये पेंटिंग फ्रांस में क्या कर रही है? इसके पीछे की कहानी काफी लंबी है। 1516 में दाविंची फ्रांस के राजा फ्रांसिस के इनविटेशन पर फ्रांस चले गए। तब वो अपनी पेंटिंग मोनालिसा को अपने साथ लेकर गए, क्योंकि अभी तक वो इस पेंटिंग पर काम कर रहे थे। 1519 में दाविंची की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मोनालिसा को दाविंची के ही स्टूडेंट सलाई को सौंप दिया था। कहा जाता है कि सलाई ने ये पेंटिंग किंग फ्रांसिस को बेच दी और इसके बदले इन्हें 4000 सोने के सिक्के मिले थे। इसके बाद ये पेंटिंग फ्रांस में पैलेस ऑफ फाउंटेनब्लू में रखी गई और फिर किंग लुइस ने इसे पैलेस ऑफ वर्साइल्स में भेज दिया। इसके बाद 1797 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान मोनालिसा को पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रख दिया और तब से लेकर आज तक वही है। ये पेंटिंग पहले इतनी पॉपुलर नहीं थी। ये पॉपुलर तब हुई जब मोनालिसा को किसी ने चोरी किया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये कहानी शुरू होती है 21 अगस्त 1911 में, जब ये पेंटिंग लूव्र म्यूजियम में थी और 3 लोगों ने मिलकर इसको चुराया था, जिन्होंने पिछली रात म्यूजियम में काटी थी और दूसरे दिन सवेरे अपनी कोट के अंदर पेंटिंग को छुपाकर वहां से फरार हो जाते हैं। इस पेंटिंग के चोरी के पीछे एक इटालियन नेशनलिस्ट थे जिनका नाम था विंचेंजो पेरुगिया, जिन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर पेंटिंग चुराई थी। मोनालिसा के चोरी हो जाने से चारों तरफ सनसनी फैलती है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर चोरी किसने की। विंचेंजो 2 सालों तक ये पेंटिंग को अपने पास रखते हैं। आखिर में इम्पेशेंट होकर वो एक दिन फ्लोरेंस शहर में रहने वाले आर्ट डीलर को ये पेंटिंग बेचने की कोशिश करते हैं। और इसके चलते विंचेंजो पकड़े जाते हैं और उनको 6 महीने की जेल होती है। हालांकि विंचेंजो को उनकी देशभक्ति को लेकर इटली में सम्मान दिया जाता है। बस इसके बाद मोनालिसा पॉपुलर बन गई। चोरी के बाद 4 जनवरी 1914 से मोनालिसा पेंटिंग को दोबारा से लूव्र म्यूजियम में लाकर रख दिया जाता है। इसलिए मोनालिसा को आज हाई सिक्योरिटी में एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे स्ट्रिक्ट क्लाइमेट कंट्रोल कंडीशन में, जहाँ ह्यूमिडिटी भी बरकरार रहे, उसी तरह सुरक्षित रख दी गई है और टेम्परेचर मेंटेन किया गया है 180 डिग्री से 21 डिग्री के बीच में।
1530 में किंग फ्रांसिस्को ने यह डिसाइड किया कि मोनालिसा उनकी बाथरूम की दीवार पर सही रहेगी और किंग फ्रांसिस ने इस पेंटिंग को अपने बाथरूम में लगा भी दिया था। बदकिस्मती से मोनालिसा को कई सालों तक राजा के बाथरूम में गुजारनी पड़ी और एक्सपर्ट मानते हैं कि मोनालिसा कई सालों तक बाथरूम में रहने के कारण स्टीन की वजह से पेंटिंग को काफी नुकसान पहुंचा था। इस पेंटिंग की साइज इतनी बड़ी नहीं है जैसा हम सोचते हैं, सिर्फ 7 बाई 53 सेंटीमीटर है, लेकिन फिर भी इस पेंटिंग को खास माना जाता है। 21 अप्रैल 1974 को जब पेंटिंग टोक्यो राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शन पर थी, तब एक औरत ने इस पे लाल रंग डालने की कोशिश की थी। हालांकि इस पेंटिंग पर अभी तक एसिड, स्टोन, कॉफी, रेड कलर ऐसे अलग अलग कारण से अलग अलग अटैक हुए हैं, लेकिन आज तक इस पेंटिंग को कभी नुकसान नहीं पहुंचा है। आज के दशक में इस पेंटिंग को देखने के लिए सिर्फ 30 सेकंड का समय दिया जाता है। हालांकि ये पेंटिंग इतनी पुरानी होने के कारण इसमें काफी सारे चेंजेस भी देखने को हमें मिले। कुछ बिंदु पर मोनालिसा को उसके मूल रूप से हटा दिया गया। पैनल के शीर्ष के पास एक दरार विकसित हुई थी, जो कि पेंटिंग की हेयरलाइन तक विकसित हुई थी। 18वीं की सदी की मध्य से 19वीं सदी की शुरुआत तक 2 तितली के आकार के अखरोट के ब्रेसिज को पैनल के पीछे पैनल की मोटाई की लगभग 1 तिहाई की गहराई तक डाला गया था और ये काम इतना एक्सपर्ट तरीके से किया था कि जो दरार थी वो स्थिर हो गई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।